जैसा कि अल्सरेशन के नतीजे में दो चीज़ें होगी। पहला तो पेन नर्व फाइबर एक्टिवेट हो गए, जिसकी वजह से सब स्टर्नल पेन होगा, स्टर्नम के नीचे काफ़ी सीवियर पेन होगा। दूसरा ये कि अगर ज़्यादा जमा हो गया फूड मटेरियल, इसकी वजह से इसोफेगस फट भी सकती है, रप्चर हो सकती है, जिसकी वजह से डेथ भी हो जाएगी। इस कंडीशन को ट्रीट करना है तो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। पहला तो ये कि स्फिंक्टर की न्यूमैटिक डायलेशन कराए। डायलेशन कराने के नतीजे में यानी हम इसको स्फिंक्टर को स्ट्रेच करें, स्ट्रेच के नतीजे में शायद रिलैक्सेशन हो सके। दूसरा ये है कि लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर के मसल फाइबर को रिमूव कर दे, इस कंडीशन को बोलते हैं मायोटोमी। तीसरा ये है कि जो लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर है उसके स्पास्टिक कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करना है, तो हम दो तरीके कर सकते हैं। तो एंटी स्पास्मोटिक ड्रग्स से वो उसकी रिलैक्सेशन कराएगी, या फिर बोचुलिज्म टॉक्सिन से एक्सपोज कराए। इस टॉक्सिन से एसिटाइलकोलिन की रिलीज इनहिबिट हो जाएगी, जिसकी वजह से लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर रिलैक्स कर जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन इज गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज, या फिर इसको हम हार्ट बर्न भी बोलते हैं। तीसरा इसका नाम इंडाइजेशन भी है, या फिर चौथा नाम इसको हम पायरोसिस भी बोलते हैं। इस कंडीशन में ये होगा कि इनकॉम्पिटेंट लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर होगा। ये कंडीशन एक्लेजिया से ऑपोजिट होगी। एक्लेजिया में तो स्फिंक्टर रिलैक्स ही नहीं करता था, यहाँ पे स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेगा, इनकॉम्पिटेंट होगा। इतना ज़्यादा इनकॉम्पिटेंट होगा कि वो एसिडिक कंटेंट को रिफ्लेक्स करा देगा इसोफेगस के अंदर, जिसकी वजह से इसोफेगस का म्यूकोजा डैमेज हो जाएगा। इसके क्या काज हो सकते हैं? इसके काज ये हो सकता है कि लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर में मोटर एब्नॉर्मैलिटीज़ आ गया। इसके जो मसल फाइबर है वो या तो डेवलप नहीं किए गए। दूसरा ये हो सकता है कि इसोफेगस के अंदर दो टाइप की पेरिस्टाल्सिस होती है, एक प्राइमरी दूसरी सेकेंडरी। तो प्राइमरी पेरिस्टाल्सिस तो हो गई, वो फेरेंजियल स्टेट ऑफ स्वेलिंग की वजह से होती है, लेकिन सेकेंडरी पेरिस्टाल्सिस नहीं हो सकी, तो ये भी कॉज हो सकता है इसका। दूसरा कॉज ये हो सकता है कि इसोफेगस के अंदर सेकेंडरी पेरिस्टाल्सिस का ना होना। प्राइमरी पेरिस्टाल्सिस तो फेरेंजियल स्टेट ऑफ स्वेलिंग की वजह से होती है। तीसरा कॉज ये हो सकता है कि इंट्रागैस्ट्रिक प्रेशर ज़्यादा हो गया। अगर स्टोमक का प्रेशर ज़्यादा हो गया, प्रेशर ज़्यादा होने का कॉज ये होगा कि एब्डोमिनल प्रेशर ज़्यादा हो गया। कब होता है? जब हमने ज़्यादा खुराक खा ली तो स्टोमक का प्रेशर ज़्यादा हो गया। स्टोमक के ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से फूड रिफ्लेक्स कर जाएगी इसोफेगस के अंदर, क्योंकि स्फिंक्टर तो पहले काम ही नहीं कर रहा। हैवी मील ले लिया, या कभी कभार लिफ्टिंग होते ज़्यादा पेट उठा लिया, या प्रेगनेंसी में भी स्टोमक के ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हार्ट बर्न या पायरोसिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके इफेक्ट क्या हो गए? एसिडिक कंटेंट इस डिस्टल इसोफेगस के अंदर रिफ्लेक्स कर रहा है। इसोफेगस के पास ये मैकेनिज्म नहीं होता कि वो अपने म्यूकोजा लाइनिंग को प्रोटेक्ट कर सके। एसिड म्यूकोजा लाइनिंग को डैमेज करेगा। पेन नर्व फाइबर एक्टिवेट हो गए, जिसकी वजह से डिस्कम्फर्टनेस होगी, पेन फील होगा। इस पेन को बोलेंगे हम हार्ट बर्न या फिर पायरोसिस। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? 3 ट्रीटमेंट हो गए। पहला होगा फंडोप्लिकेशन। इसका मतलब ये होगा कि फंडस है स्टोमक का, उसको लोअर इसोफेगस के अराउंड रैप कर लो, जिसकी वजह से लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर स्टोमक के अंदर ही मौजूद रहेगा और इसकी ज़रूरत इतनी ज़्यादा खास नहीं पड़ेगी। लेकिन यह भी इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, ये टेक्निक भी हार्ट बर्न कॉज कर सकती है। दूसरा तरीका ये होगा कि हिस्टामिन के रिसेप्टर्स होते हैं, H2 रिसेप्टर, उनको ब्लॉक कर दो। उनको ब्लॉक करने के लिए स्पेसिफिक ड्रग्स होती हैं, रेनिटिडीन या फिर प्रोटोन पंप इनहिबिटर इस्तेमाल कर लो। इसकी एग्जांपल है ओमेप्राजोल। तो समझने से पहले हम स्टोमक के अंदर एसिडिक सिक्रेशन को पढ़ लेते हैं। स्टोमक में जो हाइड्रोजन आयन की सिक्रेशन होती है वो पेराइटल सेल्स करते हैं, वो ऑक्जेंटिक ग्लैंड का पार्ट होती हैं। सिक्रेशन कराने के लिए कुछ एजेंट्स होते हैं जो उसको स्टिमुलेट करते हैं। वो कौन कौन सी है? ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर, गैस्ट्रिन, हिस्टामिन इसको स्टिमुलेट करते हैं, जबकि सोमैटोस्टैटिन और प्रोस्टाग्लैंडिन इसको इनहिबिट करते हैं। ये सारे अपना एक्शन कर रहे हैं सेकंड मैसेंजर के थ्रू। जो वेगस नर्व है वो प्रोड्यूस करती है एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन M3 रिसेप्टर पर बाइंड करता है। M3 का मतलब मस्करेनिक रिसेप्टर। मस्करेनिक रिसेप्टर सेकंड मैसेंजर, एक मस्करेनिक रिसेप्टर और कोलिसिस्टोकाइनिन B रिसेप्टर जो गैस्ट्रिन से एक्टिवेट होता है, ये प्रोड्यूस करता है GQ प्रोटीन। GQ प्रोटीन सेकंड मैसेंजर प्रोड्यूस करते हैं, उसको बोलते हैं हम IP3 कैल्शियम आयन। IP3 कैल्शियम आयन का मेटाबॉलिज्म हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase पंप को एक्टिवेट करता है। ये पंप हाइड्रोजन आयन की सिक्रेशन कराता है। तो इस पंप को एक्टिवेट करने के लिए GQ प्रोटीन ने कैल्शियम और IP3 को एक्टिवेट किया। दूसरी तरफ हिस्टामिन ने क्या किया? हिस्टामिन ने भी इस पंप की एक्टिविटी को बढ़ाया। कैसे बढ़ाया? हिस्टामिन ने एक रिसेप्टर के साथ बाइंड किया। रिसेप्टर को बोलते हैं H2 रिसेप्टर। H2 रिसेप्टर ने GS को एक्टिवेट किया, GS ने साइक्लिक AMP को प्रोड्यूस किया, साइक्लिक AMP ने हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase को स्टिमुलेट किया, जिसके नतीजे में हाइड्रोजन की सिक्रेशन ज़्यादा हो गई। सोमैटोस्टैटिन और प्रोस्टाग्लैंडिन इसको इनहिबिट कर रहे हैं। सोमैटोस्टैटिन कहाँ से प्रोड्यूस होगा? D सेल से। प्रोस्टाग्लैंडिन ये लोकल सेल से प्रोड्यूस होते हैं।
ये दोनों कंपाउंड्स जीआई को स्टिमुलेट करेगा। जीआई का मतलब इनहिबिटरी जी प्रोटीन। इनहिबिटरी जी प्रोटीन साइक्लिक एएमपी के अमाउंट को कम करेगी। साइक्लिक एएमपी अगर कम होगा तो हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप को स्टिमुलेट नहीं कर सकता। हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप स्टिमुलेट नहीं होगा तो हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन भी कम हो जाएगी, जिसके नतीजे में अब इनके इनहिबिटर देख लेते हैं। जो एक ड्रग है एट्रोपिन, एट्रोपिन क्या करेगी, पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर को, एट्रोपिन क्या करेगी, एसिटाइलकोलिन के एक्शन को ब्लॉक कर देगी। दूसरा एक ड्रग है जिसका नाम है रेनिटिडीन सिमिटिडीन। ये ड्रग क्या करती है, ये हिस्टामिन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, H2 रिसेप्टर को, जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयन की सिक्रेशन भी नहीं हो पाती। तीसरी ड्रग है ओमिप्राजोल। ये हाइड्रोजन आयन की सिक्रेशन को ब्लॉक करती है, लेकिन कैसे, ये प्रोटॉन पंप को ही इनहिबिट करती है, हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप को। नेक्स्ट इज डंपिंग सिंड्रोम। डंपिंग को उर्दू में क्या कहते हैं, ज़्यादा ठूंस लेना किसी चीज़ को। ये जो सिंड्रोम होता है ये उन पेशेंट्स के अंदर होता है जिनके अंदर स्टोमक का कुछ पोर्शन निकाल दिया गया है। नॉर्मली जो ओबेसिटी होती है, ओबेसिटी के नतीजे में जो स्टोमक का कुछ पार्ट निकाल दिया जाता है ताकि जो स्टोमक का एक फंक्शन होता है कि फूड को स्टोर करना, तो स्टोमक को निकाल देना, इस सर्जरी को बोलते हैं बैरिएट्रिक सर्जरी, जो ओबेसिटी के पेशेंट में परफॉर्म की जाती है। और इसका मेन पर्पज़ यही होता है कि स्टोमक के रिजर्वायर फंक्शन को ख़त्म किया जा सके। तो ये डंपिंग सिंड्रोम इन बंदों में होगा। इस सिंड्रोम का काज क्या होगा, इस सिंड्रोम का काज ये होगा कि उन पेशेंट्स जिनमें स्टोमक पहले ही नहीं है, अगर वो ज़्यादा खुराक खाए तो ज़्यादा खुराक खाने के नतीजे में रैपिड एब्जॉर्प्शन होगी ग्लूकोज की रैपिड एब्जॉर्प्शन होगी तो हाइपरग्लाइसीमिया ज़्यादा सीवियर होगा तो इंसुलिन की सिक्रेशन भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। इंसुलिन की सिक्रेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो हाइपोग्लाइसीमिया जल्दी हो जाएगा। तो फिर उन बंदों में न्यूरोग्लाइकोपेनिक साइन सिम्टम देखने को मिलती है जो हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से होते हैं। दूसरा काज ये हो सकता है कि इन्होंने ऐसा मील लिया जिसकी टोनिसिटी ज़्यादा थी, जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, यानी वो हाइपरटोनिक मील था। हाइपरटोनिक मील लेने के नतीजे में इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो वो वाटर को भी खींच लाएगा अपने साथ ऑस्मोसिस के थ्रू, तो वाटर का भी लॉस्ट होगा, तो हाइपोवोलीमिया होगा, हाइपोटेंशन देखने को मिलेगी। क्या क्या फीचर्स होते हैं डंपिंग सिंड्रोम के, वीकनेस होगी, डिजीनेस होगी, स्वेटिंग होगी। वंस अगेन ये किस वजह से हो रही है, हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से। जब हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो हाइपोथैलेमस एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करता है, उसको बोलते हैं न्यूरोग्लाइकोपेनिक साइंस एंड सिम्टम्स। इसको प्रिवेंट करने के लिए लार्जर मील को अवॉइड करना पड़ेगा और स्पेसिफिकली शुगर फूड को भी अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा शुगर फूड ले गए तो इंसुलिन की पीक ज़्यादा आएगी और वो जल्दी हाइपोग्लाइसीमिया कॉज कर देगी। और हम छोटे छोटे साइज़ के मील लें ताकि इंसुलिन की सिक्रेशन भी नॉर्मलाइज रहे।